नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मापानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। 5 AM क्लब किताब में से है। आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले कुछ दिनों से 5 AM क्लब के बारे में आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। द रीज़न इज अभी हमारी जो लोकल यहाँ पर लाइब्रेरी है, रोटरी क्लब लाइब्रेरी, तो वहाँ पर मैंने 5 AM क्लब पर एक बुक टॉक दिया था और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और रीडर्स आए थे और उनको ये बुक टॉक बहुत पसंद आया क्योंकि ये किताब ही इतनी अच्छी है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे नए नए कोट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कोट है, टू डबल योर इनकम ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप काम करेंगे, अगर खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, खुद का डेवलपमेंट का काम जो है वो कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, इमोशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सारी चीज़ों में ये चार के चार क्षेत्र में आपका ग्रोथ जो है वो अच्छा होगा, होलिस्टिक ग्रोथ होगा। आज 8 सितंबर 2023 है, दिन है फ्राइडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। एक ब्रीफ दे देता हूं। कोविड के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है ये वाला। देन वी हैव दिस वन, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, क्लीन एनर्जी पर ये आर्टिकल है। फिर ये वाला जो है ये इंडिया और सियोल, यानी कि मीन्स इंडिया और साउथ कोरिया, राइट, न्यू दिल्ली और सियोल, ये दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा इंप्रूव करने की क्यों ज़रूरत है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में। देन दिस वन इज़ अबाउट G20 बिल्डिंग कंसेंसस, और यहाँ पर परसेप्शन मैटर्स, ये वाला भी आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जजेस के साथ जुड़ा हुआ है। जजेस जब रिटायर होते हैं तो तुरंत ही उनको जॉब्स दी जाती है और बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन वी हैव दिस वन, आसियान की अभी जो समिट हुई, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्टडी ग्लोज पर, वो अवेलेबल है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। तो आसियान जो है उसने एक स्टैंड लिया। आसियान ने म्यांमार देश को कहा है कि भाई अब आप अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व कीजिए। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, बहुत ही क्विकली, ये सीरीज जो है, ये शो जो है, ये आपका डेली डोज है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में अगर आपको एक अच्छी ग्रिप चाहिए तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे आपको ये वीडियो जो है वो देखना है और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़ने हैं, तभी आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं ना कि एक मंथ का राउंड अप आप करेंगे, वो रिवीजन के लिए बराबर है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि 12 वीडियोस ऐसे देख लूँ और फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर लूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू रीड राइट एवरी सिंगल डे। इसी के साथ ये सीरीज देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, राइट। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। तो चलिए अब दिन की शुरुआत, डिस्कशन की शुरुआत जो है वो हम करते हैं परसेप्शन मैटर्स से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कंसिडर ए लॉ दैट मैंडेट्स ए कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर रिटायर्ड जजेस टेक ए नोट। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि आप अगर आज रिटायर हुए तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड, लेट्स से 2 सालों के लिए आप कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब जो है, या फिर से आपको किसी पोस्ट पर रखा जाता है, राइट, कोई पद दिया जाता है, कोई पोस्ट जो है उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो ये चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। इसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, कि इतने समय के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद जो है वो आप फिर से चाहे तो फिर जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कूलिंग ऑफ पीरियड की रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। अगर कोई व्यक्ति है, लेट्स से कोई, आई विल गिव यू ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। मान लीजिए कि ABC नाम की एक कंपनी है, उस पर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, राइट, हाई प्रोफाइल केस है, $1 बिलियन की बात है यहाँ पर। अब एक जज हैं जिनका नाम है मिस्टर X। ये केस जो है वो जज साहब के पास जाता है और फिर ये ABC के कुछ लोग जो है वो जज को ये मैसेज देते हैं कि सर आप अभी 2 महीनों के अंदर रिटायर हो रहे हैं, राइट। तो आप जैसे ही रिटायर होंगे तो हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम आपको बंगला प्रोवाइड करेंगे, फार्म हाउस प्रोवाइड करेंगे, आपके जो बच्चे हैं उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉरेन भेजना है बच्चों को, वो हो जाएगा। आपको फॉरेन जाना है, वो हो जाएगा। और इसके साथ अगर आपको कोई
अच्छी ऐसी पोस्ट चाहिए, तो हमारी इतनी सारी कंपनीज हैं, तो इस कंपनी में से मीन्स इस कंपनी के आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर बना देंगे, आपको सैलरी मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे, एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दी जाएगी। तो ये जज साहब जो हैं वो सोचेंगे कि चलो ये तो ऑफ़र अच्छी है, 2 महीने के बाद जो है वो मेरी सैलरी और सारी चीज़ें जो है वो हाफ हो जाएगी, अभी तक मैंने बहुत सारी सेवा कर ली, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने खुद के बारे में कुछ सोचूं। ऐसा आई एम जस्ट गिविंग यू ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो फिर जज जो है वो कहते हैं चलो ठीक है, और फिर देन यू नो कि ये जो केस चल रहा है तो उसमें इस कंपनी के पक्ष में अगर वो जजमेंट देंगे तो फिर तुरंत ही जैसे रिटायर हुए 2 महीने के बाद, उसके बाद ये किसी एक कंपनी के ABC कंपनी के ही वो बन जाएंगे, कुछ बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे या फिर कोई कोई लोकेशन के मैनेजर बन जाएंगे, व्हाटएवर, समझ गए आप, एक जॉब मिल जाएगी। सेम थिंग गोज विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक केस चल रहा है और सरकार ये कहेगी कि जज साहब आप जब रिटायर होंगे उसके तुरंत बाद हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, राज्यसभा में आपको नॉमिनेटेड मेंबर बना देंगे, या फिर आपको किसी जगह पर गवर्नर बना देंगे, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो मिलते रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए कूलिंग ऑफ पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली आई थी, एक प्रार्थना आई थी कि भाई जजेस जो हैं उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो होना चाहिए। बॉम्बे के लॉयर ने ये चीज़ जो है वो फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को मीन्स मैं और आप इतनी अच्छी तरीके से समझ गए कि कूलिंग ऑफ पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमसे कहीं ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन है ना। इंसान एक तरफ होते हैं, इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको भी पता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर ये डिसीजन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ले, दैट इज नॉट गुड। ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। सरकार जो है वो इस पर लॉ बनाए, ये चाहती है सुप्रीम कोर्ट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। अब रही बात रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, तो इनको लेकर कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो हैं वो आज हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसने भी ये मैंडेट किया था कि अगर आप किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को फिर से किसी जॉब के लिए ले रहे हैं तो CVC का एक क्लियरेंस लेना, विजिलेंस क्लियरेंस लेना जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ ये भी रूल बनाया है सरकार ने कि कोई भी ऐसा, खास करके CVC ने, कि कोई ऐसे टेंटेड हैं, किसके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर केस चल रहे थे या फिर उनका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब है, तो ऐसे लोगों को तो रिक्रूट ना ही किया जाए। कोई स्पेशल पोस्ट के लिए उनको फिर से सरकारी जॉब भले ही टेम्पररी हो उनको रिक्रूट ना किया जाए। RBI ने भी अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके लिए 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो रखा है, ताकि लोन्स और इन सारी चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें ना हो, किसी का नेक्सस ना बजाए, राइट, मिली भगत ना हो जाए। इस वजह से अब डिबेट आ रही है जजेस और कुछ ऑफिशियल्स की कि इनका कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो तय कर लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी ये कहा था 2013 में कि इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो होना ही चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करना चाहिए एक लेजिस्लेशन, यानी कि सरकार जो है वो एक कानून लेकर आए, एक लॉ इस पर बनाए, राइट, अगर सरकार को अच्छा लगता है, और सरकार को बनाना भी चाहिए, इज़न्ट इट। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा तो जो जजेस है ना उनका सम्मान और बढ़ेगा। यस, लोगों का विश्वास जो है, जो परसेप्शन कहते हैं ना, ये जो आर्टिकल है उसका नाम ही है परसेप्शन मैटर्स। परसेप्शन यानी कि एक प्रकार का मैंने मान लिया है कि ये चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं या फिर चीज़ें जो हैं वो वैसी हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ये परसेप्शन है कि हमारे देश में जो UPSC है वो बहुत ही एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर करप्शन जो है वो नहीं होता, ये हमारा एक परसेप्शन है। इसी के साथ साथ हमारा ये भी परसेप्शन हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ब्लैक मनी के उतने ज़्यादा विरोधी नहीं हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो परसेप्शन है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम होता है। तो जब कूलिंग ऑफ पीरियड इसमें ऐड होगा तो लोगों का परसेप्शन जो जुडिशरी के प्रति है ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा और ज़्यादा इंप्रूव होगा, विच विल बी गुड फॉर आवर जुडिशरी एज वेल एज सिटीजन्स, राइट। तो ये परसेप्शंस मैटर वाला आर्टिकल हमने देख लिया है, छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब डियर फ्रेंड्स, कोविड के बारे में बात करते हैं। एक लंबे समय से हमने कोविड के बारे में बात नहीं की, राइट। लेकिन वेट ए सेकेंड, मैं हमारे पास कुछ
जियोपॉलिटिक्स को लेकर 3 आर्टिकल्स है, तो मैं एक रेगुलर आर्टिकल, कोई एक अलग विषय का आर्टिकल और उसके बाद जियोपॉलिटिक्स। तो लेट्स टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, उसके बाद कोविड देखेंगे। तो यहाँ पर ये रिस्टोरिंग ऑर्डर जो है, ASEAN did well to call out the Myanmar junta's repression on dissidents। ये द हिंदू का एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। आसियान की जो समिट हुई, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसकी लिंक अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। आसियान की समिट के बारे में मैंने बताया है, पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है आसियान का, उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था एंड पॉइंट में कि म्यांमार को आसियान कुछ नहीं कह पा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये आई अब कि आसियान ने म्यांमार को क्रिटिसाइज किया है। आसियान ने ये कहा है, और बाय द वे आप जानते हैं ना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, शायद कल ही मैंने ये बताया था ना, कल या परसों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी, राइट। एंड डियर फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, प्लीज नोट दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम चैनल पर जो मैं लिंक्स शेयर करता हूँ मेरे वीडियोस की, उनको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं, खास करके ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाले वीडियोस में मैं आपको रेफरेंस दूंगा। रेफरेंस इन द सेंस, मैं अगर कहता हूं कि इस बारे में हमने चर्चा की थी, तो या तो ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाले टॉपिक में हमने चर्चा की थी, या तो फिर इसको मैंने जो स्टडी ग्लोज के चैनल पर हमने जो वीडियोस बनाए हैं, मेरा जो वीडियोस हैं स्टडी ग्लोज पर, या तो इसमें या तो इसमें मैंने मैप दिखाया है, मैंने उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, मेरे वीडियोस यहाँ पर और ये वाले वीडियोस, ये फॉलो करना। ये रेफरेंस जो है वो मैं देता रहता हूँ, ठीक है। खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टूडेंट्स तो सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये द रीज़न इज़ के एक ही चीज़ जो है वो फिर मैं रिपीट ही करता रहूँगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नई कोई बात ही नहीं होगी। अब आसियान जो है उसके मैप के बारे में, बहुत अच्छा मैप मैंने दिखाया था, 10 के 10 देश जो हैं वो मैंने लोकेट करवाए हैं। इसी के साथ साउथ चाइना सी जो हैं उसको लोकेट करवाया है। और कल वाला जो मेरा लेक्चर है स्टडी ग्लोज पर जो लॉन्च किया, टेलीग्राम चैनल पर जो अवेलेबल है, राइट, उसमें अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट लेक्चर है, उसमें मैंने 10 डैश लाइन के बारे में बात की है। अभी तक क्या था, 9 डैश लाइन, तो मैंने 10 डैश लाइन के बारे में, व्हाट इज दिस 10 डैश, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा, तो देख लीजिएगा। ओके, तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाला ग्रुप, जिसमें म्यांमार भी इसका पार्ट है। तो आसियान ग्रुप ने म्यांमार की जो सरकार है, मीन्स सरकार इन द सेंस वहाँ की जो जुनता है, वहाँ की जो आर्मी है, उसने कू के बाद, ये कू पोस्ट कू वायलेंस के बाद सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। और म्यांमार की सिक्योरिटी, म्यांमार की इकोनॉमी एक डिक्लाइन पर रही है जब से 2021 में, जब से ये जुनता जो है उसने वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार से पावर छीन लिया है। 2021 में ये चीज़ हुई कि तब से देखेंगे तो म्यांमार जो है वो फिर से ड्रॉप हो रहा है। तो आसियान ने क्रिटिसाइज किया है, कहा कि देखिए आपने जो 5 पॉइंट कंसेंसस, 5 पॉइंट्स पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी आपने ऑनर नहीं किया, उसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इस प्रकार का मिसबिहेवियर जो है वो नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और सिविलियंस पर जो अटैक हो रहे हैं, ये अटैक्स को आप रोकिए। जो वायलेंस हो रहा है आपके देश में, उस पर भी आसियान ने एक आपत्ति जताई है। और इसी के साथ साथ आसियान ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और एक लंबे समय से ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो पेंडिंग था। 2026 में म्यांमार जो है वो आसियान का चेयरमैन बनने वाला था। अभी इंडोनेशिया जो है वो चेयरमैन है, इसीलिए ये जो मीटिंग है आसियान की वो इंडोनेशिया में हुई। तो 2026 की ये जो चेयरमैनशिप है उसको लेकर भी मना कर दिया है कि नहीं, आपको चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, पहले आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। तो दिस इज द थिंग। अभी वहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, मास एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस आज भी वहाँ पर चल रहे हैं। ये यूएन के रिपोर्ट्स कहते हैं 18 मिलियन लोग जो हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन नीड की ज़रूरत है। 2 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। आप जानते हैं रोहिंग्यास के साथ क्या हुआ। तो दिस आर द थिंग्स। तो अब ये जो टफ स्टैंड लिया है, ये एक अच्छा स्टैंड लिया है आसियान ने, राइट। अब हम बात कर सकते हैं
इसके बारे में, कोविड के बारे में, राइट। ए कोविड अपटिक, ये वाला आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आई थिंक, यस, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नो नीड फॉर पैनिक बट कॉशन रिक्वायर्ड। नो, दिस इज नॉट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई थिंक दिस इज फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ये बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ए कोविड अपटिक, नो रीजन फॉर पैनिक बट कॉशन रिक्वायर्ड। जिल बाइडन, जो प्रेसिडेंट बाइडन हैं, जो बाइडन, उनके मिसेस, राइट, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए, उनको कोविड-19 हुआ है। टेस्ट में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, फिर बाइडन साहब की टेस्ट की गई और बाइडन साहब जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन साहब जो हैं वो G20 की समिट को अटेंड करने के लिए न्यू दिल्ली आने वाले हैं। दिस इज़ ए गुड थिंग ऑफ कोर्स। और इसी के साथ साथ ये भी एक वेकअप कॉल है कि कोविड-19 जो है, देखिए जिल बाइडन को जब हुआ तब इसके बारे में हम थोड़े सीरियस हुए, इज़न्ट इट? वरना इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, कोविड को लेकर, अब वो डर जो है, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू, सब लोगों ने माउंटेन ड्यू पी ली लग रहा है। कोई कोविड से अब डर ही नहीं रहा है। ओके, डरना नहीं है, अब वो वक्त डरने का जो है वो चला गया है। अब इसको हैंडल करने का वक्त जो है वो आ चुका है। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि पैंडेमिक जो है वो भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कोविड-19 जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। यूएसए में बहुत सारी स्कूल्स जो हैं उनकी क्लासेस को कैंसिल किया गया। कुछ जगहों पर बच्चों को ये कहा गया है कि स्कूल आना है तो मास्क पहनकर आना है, राइट। और यूके जो है वहाँ पर आज 1 मिलियन, यूके एक छोटा देश है, राइट, कंपेयर टू आवर कंट्री इंडिया ऑफ कोर्स, तो 1 मिलियन कोविड पॉजिटिव केसेस वहाँ पर हैं। तो यूके ने एक नई कंबाइंड वैक्सीन बनाई है जो रेगुलर फ्लू और कोविड, ये दोनों चीज़ों का एक ही इंजेक्शन, राइट। तो ये 2-in-1 वाला इंजेक्शन उन्होंने बनाया है और लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि फिर आप आइए और ये इंजेक्शन जो है वो लगवाइए, आपको फ्लू से और कोविड से दोनों से प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी जो यूके में वेरिएंट चल रहा है दैट इज BA.286 और यूएसए में जो वेरिएंट्स आए हैं दैट इज EG.5 एंड FL.151 वेरिएंट्स, राइट। ये दो वेरिएंट्स यूएसए के हैं। गुड न्यूज़ इज कि ये जो वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स इनको टैकल करने के लिए सक्षम है। एज वी नो कि वैक्सीन का पावर जो है थोड़े समय के बाद, 1 साल के बाद ये कम हो जाता है, तो उसके बाद हमें एक बूस्टर डोज जो है वो लेना पड़ता है। अब ये केसेस यूके में, दूसरे देशों में, यूएसए जैसे देशों में भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगे हैं नए कोविड के केसेस। तो डरना नहीं है, बट कुछ स्मार्ट चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। सर्वेलेंस जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। किस किस प्रकार के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं उस पर रिसर्च जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या हम बूस्टर डोज के लिए तैयार हैं? क्या बूस्टर डोज को देने के लिए हमारे पास वो सारी सिस्टम है? INSACOG, इनको और ज़्यादा टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत है। दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, तो इसके लिए उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पर XBB ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो जनरली रिपोर्ट किया गया है। तो प्रिकॉशनरी शॉट को लेकर हमें तैयारी जो है वो दिखानी चाहिए, राइट। सरकार को ये तैयारी जो है वो दिखानी चाहिए। एंड अभी तक के जो लेसन्स हमने सीखे हैं कोविड से वो यही है कि वैक्सीन जो हैं वो लोगों को फ्री में ही, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब, राइट, वैक्सीन शुड बी फ्री फॉर ऑल। जब ये करेंगे तो लोग जो हैं वो बूथ तक जाएंगे या फिर ये जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ तक जाएंगे और एक प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लेकर आएंगे। अगर आप पैसे रखेंगे इस चीज़ के तो फिर लोग नहीं जाएंगे। एंड यही चीज़ हुई थी जब जो 3rd बूस्टर डोज देना स्टार्ट किया सरकार ने, तो उस समय पर सरकार ने कुछ चार्जेस रखे थे और इसकी वजह से लोग जो है वो बूस्टर डोज लेने के लिए ही नहीं गए और फिर उसके बाद बूस्टर डोज जो है वो हिट ही नहीं हुआ। वरना फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में तो धड़ाधड़ लोग जा रहे थे, राइट। मीन्स वो चाहते थे कि भाई हमें जल्दी दे दो, सारे कनेक्शंस यूज़ करते थे कि भाई हमारा नंबर लग जाए और कोविन पर एक साथ आप 1-2 मिनट के अंदर लॉगिन्स हो जाते थे, याद है ना वो सारा फेज। तो अब इतना ईजी हो चुका है, मीन्स डरा नहीं रहा हूँ और मैं भी नहीं डर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को बूस्टर शॉट्स और PP किट्स और ये सारी चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की गफलत जो कहते हैं उसमें नहीं रहना चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को देख लिया है। नाउ वी हैव 3 मोर टू गो। अब के जो 2 हैं दे आर बिट लॉन्गर वंस, लेकिन
लंबा आर्टिकल हो या फिर छोटा आर्टिकल हो, इट डजेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस आर्टिकल में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नॉलेज क्या है, वन लाइनर्स क्या है, जी के टाइप इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। दिस आर द थिंग्स दैट मैटर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक, द आउटकम ऑफ South Korea, Japan, US trilateral meeting gives New Delhi and Seoul a unique opportunity to enhance their strategic partnership. पता है ये क्या है? साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, इन तीनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी। इसको कहते हैं ट्राइलेटरल मीटिंग। और ये मीटिंग जो हुई थी, वो जो लोकेशन है वो यूएसए में है, कैंप डेविड समिट। कैंप डेविड एक ऐसा लोकेशन है यूएसए में जहाँ पर यूएसए जो है वो अपने अच्छे अच्छे मित्र देशों को बुलाता है और यहाँ पर बहुत ही इनफॉर्मल लेवल पर डिस्कशन होती है। कैंप डेविड बेसिकली एक रिजॉर्ट है और यहाँ पर जो लीडर्स आते हैं, बाइडेन साहब के साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने गोल्फ खेला, फिर खाने पीने की चीज़ें शेयर की, बहुत सारे मौज मस्ती करते करते डिप्लोमेसी की बातें और बहुत ही इनफॉर्मल बातें, राइट। आप कहते हैं ना वो कैंडिड तरीके से, वो ऐसा फॉर्मल फॉर्मेट आपको फॉलो नहीं करना है। आप बिंदास अपनी बातें जो एक दोस्त को कैसे मिलते हैं, राइट। अभी लेट्स से मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। अभी मैं अपने दोस्त के साथ बात करूँगा तो फिर वो बातें अलग होगी, यू नो। जिस हर जगह पर ऐसा होता है ना। अगर मैं अपने टीचर के साथ बात करूँगा तो एक अलग टोन होगा मेरा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि फिर मैं उनको चापलूसी करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। आप इतने तो स्मार्ट हैं, यू नो, कि इनफॉर्मल लेवल पर बातचीत जब होती है तो वो मीन्स एक डीपर लेवल पर चीज़ों को ले जाया जा सकता है। तो कैंप डेविड ऐसा रिजॉर्ट है। अब इसका भी रेफरेंस देता हूं, टेलीग्राम चैनल को थोड़ा सर्फ कीजिएगा, यू विल फाइंड कि कैंप डेविड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी मीन्स वो तारीफ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज़ दैट कि डिफरेंस आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जिस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, तो ये चीज़ों पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, राइट। और इनका इंपॉर्टेंस जो है वो समझाया जा रहा है। तो कैंप डेविड के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, वो थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो यूएसए, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि आरओके का मतलब होता है साउथ कोरिया, तो ये तीनों देशों के बीच में एक डिस्कशन हुई थी। अब ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो डिस्कशन कैंप डेविड समिट जो हुई, तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम साउथ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। साउथ कोरिया जो है ये इंडो पैसिफिक में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। और ईस्ट एशिया की बात करें तो उसमें जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि हम साउथ कोरिया के एक अच्छे मित्र बन जाए और गहरे मित्र बन जाए। अच्छे रिलेशन है, राइट, बिजनेस भी अच्छा कर लेते हैं, एलजी, सैमसंग, ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड नेम है हमारे पास, ह्यूंडे भी, लेकिन और डेवलप किया जा सकता है इस रिलेशनशिप को। अब कैंप डेविड की समिट जो है उसमें यह हुआ कि सियोल यानी कि साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो रिलेशंस थे वो और रिपेयर हुए। देखिए इन दोनों के बीच में वैसे इतना कोई खास इश्यू नहीं था, लेकिन हिस्ट्री जो है वो जापान की थोड़ी ख़राब रही है, राइट। और एक पुराना एक वक्त था जब जापान जो है उसका मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा होता था वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, उससे पहले। लेकिन अब वो वाला जापान जो है वो नहीं रहा है। अब जापान जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है, सॉफ्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बन चुका है। वो मिलकर काम करना चाहता है। पहले दादागिरी जापान की रहती थी, तो ये चीज़ को लेकर, और इनकी दादागिरी का शिकार जो है वो चाइना भी रहा है, ताइवान भी रहा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये भी रहे हैं। तो इर्द गिर्द के सारे देशों को जापान का कहर जो है वो उसका टेस्ट एक बार चख लिया है, स्वाद। तो हिस्टोरिकल रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होने की वजह से बीच बीच में रिलेशंस जो हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, भले ही ये आपस के मीन्स पड़ोस के देश हों, राइट, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना। तो इस प्रकार के इश्यूज दोनों के बीच में चलते रहते, इतने सीवियर नहीं लेकिन चलते रहते थे। लेकिन अब रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर आ चुका है, दैट इज़ चाइना। और इसके सामने लड़ना है तो आपके छोटे छोटे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर चेंज हुई है। तो यूएस लेड अलायंस का स्ट्रक्चर जो है वो ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। ऑकस ग्रुप बन गया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वाला।
एज यू नो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन यहाँ से ईस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर लेट्स से यहाँ पर हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑस्ट्रेलिया से ये ईस्ट एशिया जो है वो उतना दूर नहीं है। फिर क्वाड है, तो इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं। तो अगेन जापान है यहाँ पर। चिप 4 अलायंस है, तो इसमें 4 देश हैं, यूएसए, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया। तो ये कुछ ऐसे अलायंसेस बन चुके हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें यूएसए तो है ही। तो यूएसए ईस्ट एशिया रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। और कैंप डेविड की समिट जो है, तो इसने साउथ कोरिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जो साउथ कोरिया है, तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि टोक्यो के साथ अब रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यूएसए का जो चाइना को लेकर जो स्टैंड है, तो उसमें अब अलाइनमेंट हमें देखने को मिल रही है कि साउथ कोरिया भी वही कह रहा है, टोक्यो भी वही कह रहा है। तो इंडो पैसिफिक में ग्रेटर एंगेजमेंट के लिए साउथ कोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जापान इसलिए क्योंकि जापान के साथ हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं, अब इनके साथ और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, राइट। और साउथ कोरिया जो हैं, उनकी स्ट्रेटेजी जो थी उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला, एक शिफ्ट देखने को मिला। पहला ऐसा था कि लगभग आप समझ लीजिए 20% जितना एक्सपोर्ट जो है साउथ कोरिया चाइना को करता था। तो चाइना उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर था। 1/5 जितना सामान अगर आप किसी को बेच रहे हैं, तो फिर वो आपका बहुत बड़ा कस्टमर है ना। बाकी का सामान आप छोटे छोटे अलग अलग देशों को बेच रहे हैं। तो पहले साउथ कोरिया ये कहता था कि भाई कुछ भी हो जाए, चाइना जो है उसको नाराज़ नहीं करना है, चाइना के बारे में हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे चाइना जो है वो हमसे खफा हो जाए, हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर है चाइना। लेकिन अब यहां पर साउथ कोरिया ने एक चेंज किया है कि भाई उनको बुरा लगे तो भले लगे, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आएगी, क्षेत्र में सिक्योरिटी के कंसर्न्स उठेंगे, तो फिर किसी ने भी गलत चीज़ की हो हम उसके बारे में बोलेंगे। और यहाँ पर डायरेक्टली अब चाइना के बारे में भी चाइना अगर कुछ गलत चीज़ करता है, चाइना जिस प्रकार से यहाँ पर एग्रेसिव होता जा रहा है और जिस प्रकार से नेवी, एयरफोर्स ये एक्सपांड करते करते यहाँ पर एक ताकत प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका विरोध जो है वो अब साउथ कोरिया करेगा, ये उन्होंने तय कर लिया। ये उनका एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, राइट। तो कैंप डेविड की जो समिट हुई उसमें उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज हुई हो ऐसा क्लियरली नज़र आता है। और फ्यूचर में ये जो साउथ कोरिया है ये क्वाड प्लस का मेंबर बन सकता है। क्वाड में 4 देश हैं, क्वाड प्लस में कुछ और मेंबर्स ऐड होना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहली एंट्री जो है वो इसकी हो सकती है साउथ कोरिया की, राइट। प्रेसिडेंट यून जो हैं उनका एक लक्ष्य है कि वो साउथ कोरिया को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश बनाना चाहते हैं, दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट देश बनाना चाहते हैं। और यूएसए और जापान के साथ रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, चाइना का विरोध हो रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात है, इंडो पैसिफिक में ग्रेटर रोल प्ले करने की बात है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पर हमें देखने को मिले हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और साउथ कोरिया को नेचुरल पार्टनर्स बनाती है इंडो पैसिफिक में। एक तो है साउथ कोरिया का लोकेशन चाइना से बहुत ही नज़दीक है, ऊपर से यूएसए का एक मित्र देश है, यूएसए का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है यहाँ पर, राइट। मिलिट्री बेस है यूएसए का यहाँ पर। तो ये चीज़ों को लेकर साउथ कोरिया का लोकेशन जो है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक बन जाता है। फिर चाइना का जो राइस है, इसको लेकर जो कंसर्न्स हैं वो दोनों के सेम हैं। इसी के साथ इंडिया यूएसए के रिलेशंस जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो साउथ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो एक अच्छा मित्र देश और पार्टनर बन सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। एन्युअली दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में समिट कंडक्ट की जा सकती है, जैसे 2+2 फॉर्मेट की मीटिंग होती है ना, कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के और काउंटर पार्ट उनके हैं, राइट। तो यूएसए के साथ हम ऐसा करते हैं, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनके साथ हम डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की 2+2 फॉर्मेट में मीटिंग करवाते हैं। तो ऐसे मीटिंग जो है वो साउथ कोरिया के साथ भी की जा सकती है। और रेसिप्रोकल विजिट्स जो हैं वो लीडर्स की हो सकती हैं, कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए और हमारे मोदी साहब जो हैं वो साउथ कोरिया की यात्रा पर जाए। तो इससे रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। ICET याद आ रहा है? व्हाट इज़ ICET? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी।
ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो इमर्जिंग यानी कि आज की फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसमें इंडिया और यूएसए मिलकर काम करने वाले हैं। तो इसमें एक और चीज़ की जा सकती है, इसका भी एक ICET का क्वाड बनाया जा सकता है। इंडिया यूएसए तो है ही, तो इसमें जापान और साउथ कोरिया को ऐड कर दो, ताकत जो है वो और बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में इसमें ताइवान को भी एंट्री दे दो तो और ताकत इसकी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बताई गई है इस आर्टिकल में। इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि साउथ कोरिया की जो एक्सपर्टीज़ हैं डिफेंस में, तो इसका उपयोग जो है वो भारत करे। मेक इन इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साउथ कोरिया हमारा पार्टनर बन सकता है। फॉर एग्जांपल K9 वज्र जो हैं, तो वो हमने उनकी मदद से बनाया है। इसके साथ साथ K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स जो हैं, तो इसका को प्रोडक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ों में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनका कोलैबोरेशन एक्सपर्टीज़ जो है वो साउथ कोरिया की यूटिलाइज़ की जा सकती है। प्रोडक्शन की ताकत जो है वो हमारी हो, पैसे उनके इन्वेस्ट हो, या फिर पैसे 50-50 करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत उनकी हो और बाकी प्रोडक्शन करने की ताकत हमारी हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे क्षेत्रों में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी उनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। UAE, सऊदी अरेबिया, फिर सेंट्रल यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जिनको सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो साउथ कोरिया ने प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर हम भी ये कर सकते हैं। इंडिया को तो क्लीन एनर्जी चाहिए, राइट? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इट इज़ दिस वन, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, कि अगर कोई डिज़ास्टर होगा तो फिर जिसने ये बनाया है, जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल रशियन है, यूएसए है, या फिर साउथ कोरिया की कंपनी है, तो फिर उनको खर्च उठाना पड़ेगा अगर डिज़ास्टर होता है। तो इस चीज़ को लेकर यूएसए के साथ अच्छी डील हो गई है, लेकिन उसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पर अभी भी इश्यूज़ जो हैं वो, इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ठप हो चुकी है। लेकिन साउथ कोरिया के साथ कुछ ऐसा प्लान जो है वो वर्कआउट किया जा सकता है, और उसके बाद ये क्लीन एनर्जी कैपेसिटी में हम मिलकर काम कर सकते हैं, राइट? तो देखा, मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा लंबा आर्टिकल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें से सीखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं बिल्डिंग कंसेंसस के बारे में, G20 की समिट, राइट? और G20 के बारे में बात करें तो पहले तो इनके देशों को देख लेते हैं, राइट? कितने मेंबर्स हैं? 20 मेंबर हैं। तो इसमें ये वाला जो है ये देश नहीं है, ये एक यूनियन है। बाकी के 1 2 3 4 5 और ये आप ऐड कर दीजिए तो हो गया 10, ये आप 5 को ऐड कर दीजिए 15 16 17 18 19, सॉरी इसको ऐड नहीं करना है, 18 19 एंड 20, ये 20 हो गया। स्पेन को इसलिए क्योंकि स्पेन एक परमानेंट गेस्ट है, स्पेन इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ये है G20, ठीक है? फ्यूचर में इसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने की भी बात है। तो G20 की समिट जो है वो हमारे देश भारत में होने वाली है। एज यू नो, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़े। इकोनॉमिक हेडविंड्स, कोविड-19 का इम्पैक्ट, फिर यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इंडोनेशिया को एक कंसेंसस जो फाइनल स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन अच्छी तरीके से इंडोनेशिया ने अपनी प्रेसिडेंसी को संभाला, और भारत भी अच्छी तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश, हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। एक सक्सेसफुल मीटिंग भी होपफुली कल हो जाएगी, कल और परसों समिट जो है वो अच्छी तरीके से कंक्लूड हो जाएगी। और बायलैटरल टेंशन जो है वो चाइना के साथ वो चलते रहें और चलते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मीटिंग को हमने, ये समिट को 2 महीने पहले अरेंज करवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो मीन्स फिर वो उनके डिसीजंस जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है, कितने बड़े लेवल पर। कल हमने ये आंकड़ा भी देखा था कि 220 मीटिंग्स हुई 60 सिटीज़ में। तो यहाँ पर जो है ना कि जो लीडर्स आए हैं उनको भारत का जो रियल कल्चर है, भारत की डाइवर्सिटी, और भारत को दुनिया के लिए और दुनिया को भारत के लिए तैयार करने का काम, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो भी हमारे टॉप प्लेयर्स ने ये डिसीजन लिया, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। ग्लोबल साउथ के इश्यूज पर फोकस किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमने कल भी बात की थी, और आज इसका एक ब्रीफ जो है वो हमें नज़र आता है। तो अब लेगेसी जो है G20 की, इट विल डिपेंड ऑन ट्रूस एमंग मेंबर्स, कि G20 के जो मेंबर्स हैं वो फाइनल जो एक डिक्लेरेशन होता है,
राइट, इसको दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ों पर एग्री करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर सॉफ्टली बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ G20। एंड हमने ये देख लिया, दिस वन इज डन एज वेल। ओके, सो लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन दैट इज लेफ्ट, इजंट इट? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। द बज इन क्लीन एनर्जी। वंदना गुम्बार हैं राइटर और न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, ब्लूमबर्ग NEF जो हैं उनके ग्लोबल पॉलिसी के एडिटर हैं वंदना। उन्होंने आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल जो हैं वो आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में से लिया गया है, ठीक है। अब विंड एनर्जी जो है ये हर जगह पर, दुनिया भर में विंड एनर्जी का जो ये होती है ना, विंड एनर्जी, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, विंड एनर्जी या फिर विंड पावर सर्ज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये है कि जिनको हम क्या पवन चक्की कहते हैं ना, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और आने वाले सालों में इसका ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगा। 2023 में ब्लूमबर्ग NEF ये कहता है कि दुनिया ने 110 गीगावाट, दुनिया में 110 गीगावाट क्लीन एनर्जी को ऐड किया। कॉस्ट इन्फ्लेशन था, अप्रूवल के डिलेज थे, ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी 110 गीगावाट इन जस्ट 1 ईयर। और फ्यूचर में इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटने वाले हैं। 2024 में ही इसके रिकॉर्ड्स टूटेंगे, 25 में 24 के रिकॉर्ड्स टूटेंगे। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। इंडिया जो है यहाँ पर भी गीगावाट स्केल मार्केट जो है वो थ्राइव कर रही है। और अभी मुकेश अंबानी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अब उनकी जो कंपनी है ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल्स पर फोकस करने वाली है। रिलायंस का लक्ष्य यह है कि वो इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग? इसका मतलब है कि जो मॉड्यूल्स हैं, सेल्स हैं, पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें, पूरी इकोसिस्टम जो हैं ये एक ही जगह पर पैदा होगी। ये उनका टारगेट है 2025 के अंत तक रिलायंस जो है ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर पैदा करेगा। तो यू कैन इमेजिन कि इस दिशा में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी जगह पर जा रही है। और अंबानी साहब ने यह भी कहा है कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इसी के साथ साथ फ्लेक्सिबल गीगा फैक्ट्री जो है उसका निर्माण करने वाले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कि नई जो फैक्ट्री होगी, गीगा फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री जो होगी, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी होगी इट इज़ गोइंग टू बी द लेटेस्ट वन। टॉप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो 14.1 सेंट पर वॉट ये अचीव किया है। और BNEF का फोरकास्ट ये है, ब्लूमबर्ग NEF का फोरकास्ट ये है कि इसमें इसकी वजह से 9% जितना रिडक्शन हुआ है कॉस्ट में, विच इज़ गुड। और नया लो जो है इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 14.5 सेंट पर वॉट बाय द ईयर एंड, विच इज़ गुड कि प्राइजेस जो हैं वो अब ड्रॉप हो रही है, एवरेज प्राइजेस काफ़ी ड्रॉप हो रही है। सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इसके भी रिकॉर्ड्स जो है वो ग्लोबली टूट रहे हैं और टूटते ही जाएंगे। इंडिया जो है ये सोलर कैपेसिटी में 5th नंबर पर है, राइट। चाइना, USA और कुछ ऐसे देश हैं उनके पीछे हमारा रैंक आता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, पढ़िए आप इसको। पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में ये चीज़ हुई, सोलर अट्रैक्टेड मोर, सोलर जो सोलर एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी सेक्टर जो हैं, it attracted more capital than oil industry. सोच रहे हैं आप, मीन्स बात समझ में आई? टेबल जो है वो टर्न होने लगा है दोस्तों। ऑयल जो है उसका एक पीक था, वो पीक अब खत्म होने को मीन्स नजर आने लगा है। सोलर एनर्जी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला कंपेयर टू कैपिटल ऑयल, तो दिस इज द थिंग, ज्यादा कैपिटल मिला, राइट। US टैरिफ्स बूस्ट इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स। USA में जो टैरिफ जो हैं वो थोड़े रिलीफ किए गए, तो दूसरे देशों के जो ये सोलर एक्सपोर्ट्स हैं उन पर टैक्स ज़्यादा था, भारत पर कम था, तो इसकी वजह से मीन्स एक फ़ायदा मिला भारत को। तो भारत ने काफ़ी सारा सामान जो है वो USA में एक्सपोर्ट किया इन चीज़ों, सोलर मॉड्यूल्स को लेकर, राइट। सोलर एक्सपोर्ट्स इंडिया का H1 यानी कि फर्स्ट हाफ 2023 में जो मॉड्यूल शिपमेंट था इट वॉज 2.3 गीगावाट, 2022 में इट वॉज 0.6 गीगावाट। तो एज यू कैन सी के इट मीन्स
लगभग 4 गुना हो गया है एक्सपोर्ट, तो दिस इज़ गुड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर शिपमेंट जो हैं, तो इसमें भी डबल आंकड़ा हमें देखने को मिला। तो बेसिकली एज यू कैन सी डियर फ्रेंड्स के ये ग्रीन एनर्जी की तरफ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्पीडली आगे बढ़ रही हैं। मुकेश अंबानी भी एक इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी, एक गीगा स्केल की इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी जो है वो खोलने वाले हैं। और अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी की एक बड़ी कंपनी है, वहाँ की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कंपनी अब लार्ज स्केल कार्बन कैप्चर के बिजनेस में आ चुकी है, और 2026 तक ये 1.5 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन जो है उसको कैप्चर करेंगे और इसको फिर स्टोर किया जाएगा अंडरग्राउंड, और कुछ ऐसा कार्बन जो है इसका इस्तेमाल ऑयल की रिकवरी के लिए किया जाएगा। जो वॉरेन बफे हैं उनके द्वारा जो सपोर्ट करते हैं, वो जो फाइनेंस जिसमें इन्वेस्ट किया है, तो उनके बैक्ड बफेट बैक्ड ओसिडेंटल एक कंपनी का नाम है। तो इस ओसिडेंटल ने एक कार्बन इंजीनियरिंग कंपनी को खरीदा फॉर 1.1 बिलियन, और इनका भी मेन काम यही है कि वो जो ये पोल्यूटेड एयर है, कार्बन जो है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेसेस जो हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर जिसको DAC कहते हैं, राइट, तो ये मार्केट जो है ये 2050 तक $150 बिलियन की होने वाली है, राइट। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन ग्रीन सेक्टर। कुछ अच्छी खबरें, CATL नाम की जो एक कंपनी है, अब ये कंपनी जो है ये एक बैटरी बनाती है, इसका नाम है सेनजिंग बैटरी, और ये रैपिड चार्जिंग प्रोवाइड करती है। 10 मिनट में ये 400 किलोमीटर चार्ज हो जाए उतनी हो, मीन्स 400 किलोमीटर चल जाए उतनी चार्ज हो जाती है। और अगर आप इसको 1 घंटे के लिए फिर चार्ज करेंगे तो 700, मीन्स नॉट 1 घंटे के लिए सॉरी, लेकिन फुल चार्ज में, राइट, ये एक साथ अगर आप 40 मिनट्स बोलते हैं ना विदाउट ए ब्रेक कंटिन्यूसली, तो ये चीज़ होती है, थोड़ा आप थक भी जाते हैं, राइट, इट्स नॉट दैट ईजी। और धीरे धीरे एक लंबे समय तक ये बंद थे ना, तो फिर से अब स्टार्ट किए हैं, तो वो कैपेसिटी फिर से डेवलप करनी पड़ेगी मुझे, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन भी होना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा दोस्तों, ओके। वरना दूसरे प्रोग्राम्स में तो आप देखते हैं ना कि अगर रेडियो हैं, TV हैं, या फिर पॉडकास्ट हैं, या फिर कोई दूसरे भी लेक्चर्स जो होते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक लंबा लेक्चर होता है तो 10 मिनट के बाद ब्रेक, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, 10 मिनट का। लेकिन मुझे पहले से ही मेरी एक आप आदत कहिए, या फिर मुझे पता ही नहीं था कि जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में आया तो देयर वाज नो वन हु ट्रेंड मी, राइट। मैं अपने आप ही थोड़ा थोड़ा सीख कर आया, और थोड़ा थोड़ा अपने आप ही सीखता आया हूँ, राइट। तो फिर मुझे पता नहीं था कि इसको ऐसे रोक कर आप करें, तो मेरी पूरी ट्रेनिंग ही ऐसी मैंने की थी कि एक साथ 30-40 मिनट बोलना हो तो यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट। तो वही चीज़ को फॉलो करता आया हूँ, ओके। इससे अच्छा होता कि मैं ब्रेक ले लेता, इज़न्ट इट, ओके। 400 किलोमीटर 10 मिनट्स में 400 किलोमीटर्स जितना ये बैटरी चले उतना चार्ज हो जाएगा, और फुल चार्ज करेंगे तो 700 किलोमीटर। ये है सेनजिंग बैटरी, और एक वियतनाम की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकिंग कंपनी है, इसका नाम है विनफास्ट। अब ये जो विनफास्ट है ये नास्डेक में पिछले हफ्ते लिस्ट हुई है, अब इसके शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो गोल्डमैन सैक्स और बोइंग से भी ज़्यादा बढ़ गई। टेम्परली इसकी वैल्यू हायर थी। विनफास्ट जो है इसने 2022 में $434 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। काफ़ी अच्छी खबरें जो हैं, काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही हैं, दिस आर गुड थिंग्स। और हमारे देश में पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं दे आर गोइंग टू हिट 100 मिलियन बाय 2040। इसमें 150% का इंक्रीज होगा। अभी जो नंबर्स है उससे 150%। तो यू कैन इमेजिन भारत में फ्यूचर के रोड्स जो हैं वो बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे, और भारत में फ्यूचर में बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो भी सड़कों पर हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत में लोगों को कार चलाने के साथ साथ रोड का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली सिखाना पड़ेगा। और ग्लोबली अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं ये 1.6 बिलियन हो जाएंगे बाय 2040, और 2022 के लेवल से ये 2040 का जो ये आंकड़ा है 1.6 बिलियन, दैट इज़ 24% ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलेगा।
सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, राइट। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।